है। देखो अब तक हम जो है क्या कहते हैं संविधान की 2 क्लास पढ़ा चुके थे। थोड़ा सा रिकैप कर लें जिससे जो है क्या कहते हैं आप लोगों को पुरानी क्लास से जुड़ने का मौका मिल जाए। जो पहली क्लास हमने पढ़ाई थी वो संविधान के एक तो सिलेबस के बारे में बताया था और संविधान की एक विशेषताएं थी उनके बारे में हमने बताया था और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी लगी आप लोगों को क्लास ये और बहुत लोगों के लाइक भी मिले, मुझे लोगों ने चैनल भी सब्सक्राइब किया। तो कोशिश यही है कि आप लोग इस क्लास को देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुंचाने की कोशिश करो जिससे अच्छा कंटेंट अच्छे लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, इसके अलावा हम बहुत सारी क्लासेस डालेंगे जिसमें करंट अफेयर्स की क्लासेस भी डालेंगे। वीकली एवरी संडे को हम करंट अफेयर्स की क्लास डालेंगे और भी स्टैटिक जीके वाला पोर्शन जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो वाला पोर्शन भी हम इसमें डालेंगे इन क्लासेस में और धीरे 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 इन क्लासेस को हम आगे लेके जाएंगे। आने वाले समय में आशा करता हूं कि जितने लोग इन क्लासेस को पढ़ेंगे उन्हें फ़ायदा मिलेगा और वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर पाएंगे जो मेहनत करेंगे। मेहनत क्या करनी है, कैसे करनी है, इसकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए भी एक दिन एक क्लास देंगे, छोटी क्लास लेंगे, मोटिवेशन क्लास होगी जिससे ये आप लोगों को ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्या करें और क्या ना करें। ठीक, चलो हम बात करते हैं। क्लास 3 है आज हमारी संविधान की और कल हमने उद्देश्य प्रस्ताव तक पढ़ा था। कहाँ तक पढ़ा था? उद्देश्य प्रस्ताव तक पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि 11 दिसंबर 1946 को, भाई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक हुई थी और उसमें हमने सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने थे। ठीक है, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब सब लोगों को पता ही है ये। चलो पेन दूसरा कर लेते हैं, ये भी कलर ठीक नहीं आ रहा इसका। चलो अब इसी से पढ़ाते हैं, आगे देखेंगे। सच्चिदानंद सिन्हा ये पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, इसी समय में एक कानूनी सलाहकार, इसी दिन कानूनी सलाहकार के रूप में एक व्यक्ति को चुना गया था जिसका नाम है बी.एन. राव। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बी.एन. राव संविधान के कानूनी सलाहकार थे। ठीक है, तो बी.एन. राव को चुना गया था और एक दिन इसी दिन एक उपाध्यक्ष और चुने गए थे। कौन नाम बताएगा उपाध्यक्ष का? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अध्यक्ष को सब जानते हैं, उपाध्यक्ष को कोई नहीं जानता। हरेंद्र, इसको याद कर लेना, हरेंद्र कुमार मुखर्जी ये चुने गए थे। तो 3 फैक्ट हमने याद करे कि पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद, उसके बाद क्या थे दूसरे अस्थायी वो कानूनी सलाहकार थे बी.एन. राव और हमने तीसरे जो चुने थे उपाध्यक्ष चुने थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन थे स्थायी अध्यक्ष? जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बने थे हमारे स्थायी अध्यक्ष और लगातार उन्होंने काम करा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फैक्ट आए हैं बहुत बढ़िया बढ़िया से, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हमने बताया था कि 13 दिसंबर को 1946 को, इसको लिख दो, 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। कितने? J.L. नेहरू ने, नेहरू जी ने, देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने रखा था, जो आने वाले टाइम में आने देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रस्ताव रखा गया था लेकिन संविधान सभा ने किस दिन इसको पास किया? ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये अलग फैक्ट है। ठीक है, इसको हमें जरूर याद करना है क्योंकि आने वाले टाइम में इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे तो हम और बच्चों से आगे रहें। ये डेट थी 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया।
पारित, तो क्वेश्चन यही आएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। ठीक है, तो हमने इस बारे में बात करी, 11 दिसंबर की बात करी, 13 दिसंबर की बात करी, और हमने किसकी बात करी? 22 जनवरी की बात करी। ठीक, इसके बाद क्या हुआ था कि हमने एक चीज़ थी कि हम झंडे को कैसे रूप में अपनाएं, तो एक झंडा समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी थोड़ी देर बाद झंडा समिति भी हम पढ़ाएंगे। तो अध्यक्ष बने थे झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो झंडा कब अपनाया गया था? ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं। 22 जुलाई सेम डेट 1947, इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देश का झंडा क्या है? तिरंगा झंडा अपनाया गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी जिसने ड्राफ्ट किया था संविधान को, जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, या उसको हिंदी में कहते हैं प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष सबको पता है, उनके सदस्यों को भी जान लेते हैं लोग, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता है ज़्यादातर लोगों को कि किस दिन बनी थी ये। तो इसको भी इंपॉर्टेंट में याद कर लो। प्रारूप समिति बनी थी साहब 29 अगस्त 1947 को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी थी। ये समितियां जो बनाई गई थी संविधान सभा में, वो संविधान सभा में समितियां बनाई गई, इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जिससे संविधान सभा का काम सुचारू रूप से हो सके। जैसे प्रारूप समिति का काम क्या था? प्रारूप समिति का काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना। झंडा समिति का काम था झंडा समिति का झंडे के बारे में बात करना। संघ शक्ति समिति है, संघ संविधान समिति है, मूल अधिकारों से संबंधित समिति हैं, अल्पसंख्यक कार्य की समिति हैं। ये बहुत सारी समिति हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। मैंने बताया था कि संविधान में टोटल 22 समितियाँ थीं। 22 समितियों में से 8 प्रमुख समिति थी, ठीक है, 14 समितियाँ अन्य समितियाँ थीं। तो हम कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट समितियाँ आपको याद करा दी जाए जिससे समस्या ना हो। इन समितियों के प्रयासों से या समितियों द्वारा या हमारे संविधान में जो सदस्य थे वो उच्च मानसिकता के लोग थे, उच्च विचारधारा के लोग थे। उन्होंने इस तरीके का संविधान, इतना खूबसूरत संविधान बना के दिया जिसकी वजह से आज देश में संविधान का कानून चल रहा है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अमेरिका एक विकसित देश है, बहुत बड़ा देश है। आज अमेरिका सबसे बड़ी इकॉनमी है, 30 ट्रिलियन की इकॉनमी है अमेरिका, यूएसए। हम अभी कितने 4 पॉइंट कुछ पे आए हैं। तो हालांकि हम 3rd नंबर की इकॉनमी है, लेकिन फिर भी अमेरिका और हमारे बीच में बहुत बड़ा गैप है। इकॉनमी भी है, फिर मैच्योर। एक चीज़ यार और याद रखना है, सबसे बढ़िया बात बताऊं, लोकतंत्र में क्वेश्चन भी आने लगे कभी, तो आपको थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है कि 2 प्रकार के लोकतंत्र हैं। अगर कल को क्वेश्चन आने लगता है कि कौन से देश का लोकतंत्र ऐसा है जो अभी शैशव अवस्था में है या फिर जो अभी बचपन में है, तो शैशव अवस्था में जो लोकतंत्र है वो भारत का है, क्योंकि भारत में अभी लगातार समय के अनुसार संशोधन होते जा रहे हैं, समाज के अनुसार संशोधन करते जा रहे हैं। जो जो समाज को आवश्यक चीज़ें हैं उनको हम जोड़ते चले जा रहे हैं। तो ये भारत का है, एक बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना। दूसरा, अगर क्वेश्चन आने लगे परिपक्व, जिसको कहते हैं मैच्योर लोकतंत्र, तो परिपक्व किसका है? परिपक्व लोकतंत्र किसका है? अमेरिका का, यूएसए का। ये क्लियर 2 बातें याद रखना, ये संविधान की एक बहुत अच्छी उसमें से विचारधारा में से आपको बता रहा हूँ मैं। तो 2 तरीके के लोकतंत्र, एक परिपक्व लोकतंत्र है और एक दूसरा लोकतंत्र कौन सा है? क्या कहते हैं, शैशव अवस्था का लोकतंत्र है, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, 1 सेकेंड में थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो ब्लैक हो गया, नहीं अभी सही नहीं है, ये ब्लैक हो गया।
आसानी हो जाए। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि भद्दा भद्दा सा लग रहा था, शायद आने वाले टाइम में दिखाई ना दे। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, कि शैशव अवस्था के बारे में बात कर रहे थे और इसके बारे में बात कर रहे थे परिपक्व लोकतंत्र के बारे में। दो तरीके की बातें कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन सबके प्रयासों के बाद भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। ठीक, या इसको हमने अपनाया, अंगीकृत किया, लेकिन इस दिन लागू नहीं हुआ था। इस दिन लागू नहीं हुआ था, अंगीकृत किया था, हमने अपनाया था, क्योंकि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। सब लोगों को पता कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन ये संविधान जो है बनाने में समय लगेगा। 26 नवंबर 1949 को देख लो, 1946 से लेकर 1949 में 2 साल 11 महीने 18, लगभग 3 साल हो गए ना अप्रोक्स में, तो इतने समय लग गया था हमें। और जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ था 2 साल 11 महीने 18 दिन में, इसी दिन हमने अंगीकृत किया था। इसका मतलब इसी दिन कुछ अनुच्छेद हमने अपनाए थे। एक तरीके से संविधान यहां से काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ औपचारिकता थी। जैसे उदाहरण के तौर पर 24 जनवरी 1950 इस दिन बहुत अनुच्छेद लागू हो गए थे, लेकिन बहुत आर्टिकल लागू थे, लेकिन पूरा संविधान इस दिन भी लागू नहीं था। लागू किस दिन हुआ, इसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। लागू हुआ इसी दिन मैंने आप लोगों को बताया था हमारा देश क्या हुआ, गणतंत्र हुआ। गणतंत्र हुआ। क्यों गणतंत्र हुआ मैंने बताया था। लोग क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन आता है कि साहब देश जो है क्या कहते हैं गणतंत्र हुआ, या देश हमारा जो है गणतंत्र है, या ये क्वेश्चन आता है कि कोई देश गणतंत्र है क्यों, या भारत गणतंत्र हुआ क्यों, तो लोग लगा देते हैं कि संविधान लागू हुआ इस दिन। संविधान तो लागू हुआ, लेकिन संविधान की वजह से गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र की परिभाषा मैंने तुम्हें बताई थी, गणमान्य होता है सबसे बड़ा, गणमान्य कहते हैं ना, गणमान्य लोग आए तो सबसे बड़ा भारत में आदमी व्यक्ति किसको माना गया, भारत का प्रथम राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति जी को माना गया। तो ये गणतंत्र राष्ट्रपति की वजह से आता है, और क्योंकि तंत्र लग गया, गण माने बड़े और तंत्र माने क्या हो गया, लोग, जनता। तो इसका मतलब यह है कि इस दिन राष्ट्रपति चुने गए थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। इसीलिए है क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन आएगा उसमें दोनों फैक्ट होंगे, संविधान लागू हुआ था और इस दिन देश में प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। तो क्या लगाना है, देश के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, या निर्वाचित हुए थे, निर्वाचित। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के बाद से एक राष्ट्रपति कड़ी, किस दिन, एक दिन राष्ट्रपति के संबंधित क्लास ले लेंगे, कब कब कौन राष्ट्रपति बने और उन्होंने क्या क्या काम किए। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और लोग उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं कि ये बताओ, ये जो 26 तारीख है, बना तो ये कब बना था, 26 नवंबर को। 1 साल तक वेट क्यों कर रहे थे, मतलब 1 साल तो नहीं हुआ, दिसंबर, और 2 महीने वेट क्यों करा हमने, क्यों हम जो है क्या कहते हैं इस तारीख का वेट कर रहे थे, 26 जनवरी का। किसी को पता है इस बारे में। 26 जनवरी को इसलिए वेट कर रहे थे, 1929 में, यहां पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात बता रहा, 1929 में लाहौर अधिवेशन था। और मैंने कल भी बताया था कि जब मैं बोलूंगा अधिवेशन तो सीधे समझना किसका अधिवेशन है, कांग्रेस का अधिवेशन। 1929 में लाहौर अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष थे JL नेहरू। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, JL नेहरू। JL नेहरू ने इस दिन 2 बातें कही थी, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 बात क्या कही थी और नंबर 2 बात क्या कही थी, मैं भी बताता हूँ। नंबर 1 तो इन्होंने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ, इन्होंने कहा था मैं समाजवादी हूँ, मेरा राजाओं में मान्यता नहीं है, मैं समाजवादी हूँ। पहली बात तो इन्होंने ये कही थी। और दूसरी बात ये कही थी
कि 26 जनवरी को, आगामी 26 जनवरी को, एक सेकेंड, आगामी 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाएंगे। दिवस मनाएंगे। तो इसीलिए कंफर्म था कि गणतंत्र 26 जनवरी को करेंगे, इसीलिए ये बात हुई थी। ये बात समझ में आ गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन और रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। ये भी ध्यान रखना, किसकी की थी? इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की क्वेश्चन कई बार आया है। उस दिन उन्होंने ये बातें भी कही थी और ये कहा था कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे, और गणतंत्र दिवस मनाएंगे इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र किया। गणतंत्र का मतलब है हमने अपने देश के प्रथम व्यक्ति या प्रथम नागरिक को चुनाव द्वारा चुना, अर्थात भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। क्लियर हो गई बात? यहां तक बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब अंतिम बैठक भी इस दिन हुई होगी। ठीक, अंतिम बैठक भी इसी दिन हुई होगी 26 जनवरी को। तो क्वेश्चन आता है किस दिन अंतिम बैठक हुई? 26 जनवरी को। अब हम आगे बात करते हैं एक चीज की और। 26 जनवरी को अंतिम बैठक होने के बाद भारत के मूल संविधान में कितनी बातें थी? तो 22 तो भाग थे। आज भी 22 ही हैं, 25 हैं, वो मैं बता दूंगा, ABCD करके जोड़ेंगे, लेकिन मूल 22 ही भाग हैं। आर्टिकल कितने थे उस समय? 395। और अनुसूची कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12। अगर वर्तमान में देखें तो एक फैक्ट ये भी लिख सकते हैं कि वर्तमान में 25 भाग, शायद अब तो 448 के करीब अनुच्छेद हैं, मैं अभी एग्जैक्ट नहीं पता, बता दूंगा, और 12 अनुसूचियां हैं। तो हम अनुसूची तो 12 की 12 पढ़ाएंगे, लेकिन इस दिन ये संविधान बनकर तैयार हुआ था, मूल संविधान में ये वाली बातें थी। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में? अनुसूचियों के बारे में बात कर लेते हैं, या पहले संविधान की समितियों के बारे में बात कर लेते हैं? ठीक है, ये कुछ समितियां हैं, हम यहाँ से लिख के लाए हैं इसको। ठीक है, ये रही, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट समितियां हैं। अब इसमें 2 तरीके की समिति है, JV कृपलानी भी आ जाता है नाम झंडा समिति में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आ जाता है। मैंने बताया था कि कुल 22 समितियां थी। कितनी समितियां थी? 22 समिति थी, और 22 समितियों में से 8 प्रमुख थी, 14 अन्य थी, 14 अन्य समिति थी, और कुछ उप समितियां भी थी। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि झंडा प्रारूप समिति आ जाए, यहाँ पे झंडा प्रारूप समिति आ जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, झंडा समिति आ जाए तो JV कृपलानी है। अब बात करते हैं संघ शक्ति समिति। तो संघ जहाँ जहाँ जुड़ा हुआ होगा वो जवाहरलाल नेहरू होंगे, क्योंकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, संघ से ही जुड़े हुए थे। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। फिर आते हैं प्रारूप समिति पे, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। कल दिन 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसके अलावा इनके अन्य सदस्य भी थे। कौन कौन थे? क्या कहते हैं, आयंगर थे, एक अय्यर थे, और एक मोहम्मद सादुल्ला थे, DP खेतान थे, कृष्णाचारी थे। किसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ वो बात कर लेंगे हम। कार्य संचालन समिति KM मुंशी को दी गई थी। झंडा समिति में याद रखना है, और झंडा प्रारूप समिति आ जाएगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखना। और यहाँ वार्ता समिति तो खैर इतनी फैक्ट नहीं है। प्रक्रिया समिति इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय समिति, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम अभी अगली क्लास में, जो कल की क्लास है, उसमें हम पढ़ाएंगे देशी रियासतों का विलय। सभी रियासतों ने विलय कर दिया था। ये प्रांतीय, प्रांत का मतलब होता है राज्य, तो इनको जिम्मेदारी दी गई थी इस समिति में कि आप सारे प्रांतों को भारत के राज्य में समाहित करोगे। तो जो समाहित करने का काम था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी समिति के ने ही एक विलय पत्र बनाया था, और उस विलय पत्र में सबके हस्ताक्षर करा लिए थे। और 3 रियासतें थी जिन्होंने हस्ताक्षर करने से मना किया था। नंबर 1 हैदराबाद रियासत, नंबर 2 जूनागढ़ रियासत, और नंबर 3 जम्मू कश्मीर रियासत। ठीक है, उनकी क्या क्या स्टोरी है, क्या क्या कहानी है, कैसे कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए इन रियासतों का, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो देश में 500 से ज़्यादा देशी रियासतें थी। क्योंकि मैंने बताया था कि 1857 के विद्रोह के बाद जो 1858 का अधिनियम आया था,
उस अधिनियम में साफ कहा गया था हम किसी भी देसी रियासत को अब नहीं हड़पेंगे। तो वो रियासतें बनी चली आ रही थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कहीं के नवाब सुन लेते हो कि साहब रामपुर में नवाब रहते थे, तो वो रियासतें थी, जो नवाब चले आ रहे थे वो रियासत थे। हैदराबाद में भी रियासत थी। तो वो रियासतों का विलय किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और बहुत ही होशियारी से और बहुत ही अकलमंदी से किया था। इसीलिए हमारा देश एक अखंड देश के रूप में बन के आया। उसके बाद आता मूल अधिकार समिति। तो मूल अधिकार समिति के बारे में भी सरदार पटेल के लिए भी कहा गया था। तो एक चीज़, एक फैक्ट और याद रख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, अलग से लिख लेना सब लोग। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। फिर मैंने बताया कि अधिवेशन बोलूँगा तो कांग्रेस का अधिवेशन होगा। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहली बार मूल अधिकारों की मांग, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहली बार मूल अधिकार की मांग की गई। मूल अधिकार क्या है क्या नहीं है, जब हम आगे पढ़ेंगे 12 से 35 उसमें इस चर्चा को हम पढ़ लेंगे। तो ठीक है। उसके बाद आती है आवास समिति। आवास समिति के कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इनके बारे में बड़े इतिहास में बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट है। और एक कमेटी बनी थी जो प्रांतों को इकट्ठा करने के लिए कमेटी बनी थी, उस कमेटी के ये सदस्य भी थे। कौन सी थी? जेबीपी कमेटी। बताएंगे क्या क्या थी जब अभी राज्य पढ़ाएंगे तब। ठीक है, फिलहाल तो हम इधर से बात कर रहे हैं, सीक्वेंस चलेंगे एक के बाद एक। ठीक है, ये समझ लीजिए अभी आर्टिकल आने में हमें 2 दिन और लगेंगे, अनुच्छेद तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, या एक दिन में क्लास अगर कल करेंगे तो कल भी कर सकते हैं, परसों से हो पाएगा अनुच्छेद। ठीक है, क्योंकि कल क्या है, आज वेडनेसडे है, सोमवार मंगल बुध, तो कल हिस्ट्री पढ़ाएंगे मॉडर्न इंडिया। 3 दिन संविधान पढ़ाएंगे और 3 दिन पढ़ाएंगे मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया में कल हम शुरू करेंगे 1707 औरंगजेब के बाद के समय से शुरू करेंगे। ठीक है, और इंटरेस्टिंग पढ़ाएंगे, अच्छा लगेगा, और बहुत सारे फैक्ट आप लोगों को नए नए मिलेंगे उसमें। तो हमने बात करा, पहली बार इसकी बात की गई थी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति ये है प्रारूप समिति, ये रहा। प्रारूप समिति एक बहुत बड़ी समिति थी और इसने पूरे संविधान को ड्राफ्ट किया था। संविधान की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, संविधान क्या होना चाहिए। एवं लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये माना जा सकता है कि उन्होंने लिखा। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने टैलेंट पर संविधान को ड्राफ्ट किया, लेकिन उसके लिए भी इन लोगों की हेल्प थी, जरूरी थी। इसमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हुई। इसमें ये याद रखना, अब ये कैसे याद रखोगे, एन गोपाला स्वामी आयंगर लिख लो। इसकी एक ट्रिक बता देता हूं, इसको इतना लंबा मत याद करो, खाली इसको याद कर लो। आयंगर, बड़े वाले में अय्यर, तो 2 तो अय्यर हैं, एक श्रेयस अय्यर भी है इस समय क्रिकेट टीम में, तो ऐसे भी याद कर लेना। तो 2 तो आयंगर और अय्यर, एक जैसी आवाज आ रही है। जब इसका रट्टा मारोगे ना, मतलब रट्टा का मतलब याद करोगे बार बार, तो एन गोपाला स्वामी आयंगर अपने आप मुंह से निकल जाएगा, अगर आयंगर याद रहेगा तो। अय्यर याद रहेगा, अय्यर याद रहेगा। ये के.एम. मुंशी हैं, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, इनका नाम है के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी हैं। तो मुंशी जी हैं इसमें, एक मुंशी जी हैं, एक कौन होगा, अय्यर हो गए, एक वो हो गए, और एक ही मोमडन दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, एक मुस्लिम थे मोहम्मद सादुल्ला, तो ऐसे करके याद कर ले, एक आयर हो गए, एक अय्यर हो गए, एक आयंगर हो गए, एक मुंशी हो गए, और एक कौन हो गए, सादुल्ला हो गए। तो ऐसे करके याद करना, एन गोपाला स्वामी आयंगर हो गए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए, और मोहम्मद सादुल्ला हो गए, और के.एम. मुंशी हो गए, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी इनका नाम है पूरा। ठीक है, अब हमें ये करना नहीं है, हमें ये करना है कि कौन आए थे। ये क्वेश्चन अब आने बंद हो गए हैं, किसके स्थान पर कौन आए थे। तो हम याद है एन माधवराव, है नहीं, इसको कैसे याद करोगे। एक वेब सीरीज चल रही है बहुत बढ़िया, क्या नाम है उसका, क्रिमिनल जस्टिस, हैं, देखी, मैंने भी देखी थी, कल देख रहा था उसे। तो उसमें माधव मिश्रा है, तो जोड़ लो, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है। आप किसी और माधव को जानते हो, कृष्ण जी का नाम भी माधव है, तो किसी से भी जान लो, माधव राव थे, एन माधव राव। ठीक है, तो ये हो गए एक माधव राव। ये इनके बाद की बात नहीं आएगी, उनके स्थान पर जो नियुक्त किए गए थे उनका नाम था टी.टी. कृष्णाचारी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टी.टी. ये थे, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ लिख देते हैं,
फिर से हम रिवीजन करते हैं। एन गोपाला स्वामी आयंगर, तो हम करेंगे आयंगर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर करेंगे मोहम्मद सादुल्ला, फिर हम करेंगे के एम मुंशी, फिर क्या करेंगे, हाँ माधव राव, बी एन राव नहीं, बी एन राव कानूनी सलाहकार हैं, एन माधव राव। फिर उसके बाद कौन करेंगे हम, टी टी कृष्णाचारी, और कौन करेंगे, खत्म है, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कितने सदस्य थे। अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया था बहुत बढ़िया कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। अब वो अध्यक्ष सहित थे या सदस्य थे, तो उसकी रूपरेखा जैसी ही आएगी तो इसको याद करेंगे। एक तो अध्यक्ष जी हो गए, छोड़ो इनको, 1 2 3 हाँ 4 5 6, तो टोटल 6 + 1 = 7। ये जरूर याद कर लेना। कुल सदस्य 7 और अन्य में अध्यक्ष 1। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये वाली चीज आई। अब हम आगे बात करते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया, तो अब हम यहां से अनुसूची और पढ़ लेते हैं। और कल अनुसूची के साथ साथ कल हम पढ़ेंगे देसी रियासतों का विलय, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे आर्टिकल पे। देसी रियासतों के विलय के बाद 1-2 फैक्ट हो रहे हैं, 1-2 चीजें हो रहे हैं, वो पढ़ेंगे। लेकिन अभी पहले पढ़ लेते हैं हम अनुसूचियां। ये सबको पता है कि 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हैं। समस्या क्या होती है कि यहाँ याद करा दी जाती हैं और उसके बाद क्या होता है, वो वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। ख़त्म क्या हो जाती है कि दिमाग से उड़ जाती हैं। जैसे एग्ज़ाम आता है तो बोले कौन सी किस्में थी। तो इसके लिए हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि अच्छे से, इसमें तो बहुत सारे वो लिख रखा, हम सीधी सीधी बात करेंगे, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे हम। पहली अनुसूची, ये अनुसूचियाँ जो थी, इसमें इसका मतलब 8 तक तो पुरानी है, ये क्लियर समझ लो। तो 8 के बाद वाली ही जोड़ी गई होंगी, तो इसका मतलब 4 ही संशोधन पढ़ने हैं हमें। देखो इसमें बता दो कितने संशोधन पढ़ने हैं। संशोधन भी 7 पढ़ा देता हूं, अनुसूचियों के 7 कौन कौन से संशोधन हुए। 4 तो हमें इसके पढ़ने हैं, किसके, ये नीचे वाले। कुछ संशोधन इसमें हुए हैं कि जैसे अभी तेलंगाना बना। अब जहाँ सुनो, आज काम रहेगा, काम तो मैंने दिया नहीं। पहला काम ये रहेगा कि दादरा नागर हवेली और दमन दीव को किस डेट को विलय किया गया है, जो अभी रिसेंट में हुई है। दूसरा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी में कब बांटा गया है, 2 काम हो गए। और तीसरा, तेलंगाना हैदराबाद से आंध्र प्रदेश से, सॉरी तेलंगाना आंध्र प्रदेश से किस डेट को अलग हुआ। ये 3 लेटेस्ट है। इसमें सन के साथ साथ तारीख भी बतानी है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे। उत्तराखंड तक जब हुआ, उत्तराखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तराखंड हुआ, झारखंड हुआ, ये मैं लिखवा दूंगा कब कब हुए। नागालैंड कब बना, और पंजाब हरियाणा से कब अलग हुआ, गुजरात से महाराष्ट्र कब अलग हुआ, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कब हुआ, गोवा कब हुआ, ये सारे के सारे मेरी जिम्मेदारी है, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। तुम लोगों को क्या करना है, जो लेटेस्ट है वो लिख के लाना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि कौन कौन से लेटेस्ट हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अर्थसंघात्मक कल क्वेश्चन पूछा था केसी विहार, कल एक क्वेश्चन और पूछा था, यूपी में कितने नेशनल पार्क हैं, उसको किसी ने कमेंट्स में लिखा नहीं। यूपी में सिर्फ 1 नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। ये बिल्कुल सुनो, जीएस के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, हम कंफ्यूजन के साथ पढ़ते हैं। हम नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको कहते हैं जैव आरक्षित मंडल, या बर्ड सेंचुरी, या रामसर साइट, जितनी भी हैं सबको एक साथ समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, हर किसी की परिभाषा अलग है, हर किसी के नियम अलग है। किसी दिन बताऊंगा कि नेशनल पार्क किसको कहते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व को किसको कहते हैं, टाइगर रिजर्व किसको कहते हैं। एनवायरनमेंट का पार्ट है, ज्योग्राफी में हम इसको कवर करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं अभी इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि फिर मुद्दे से भटक जाएंगे। तो क्लियर याद रखना कि सिर्फ यूपी में 1 ही पार्क है नेशनल पार्क, जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। और दुधवा नेशनल पार्क के भी 2 भाग हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे तुम लोगों को समस्या नहीं होगी। दुधवा नेशनल पार्क के 2 भाग हैं। नंबर 1 दुधवा किशनपुर रेंज, किशनपुर रेंज। नंबर 2 करतनिया घाट, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। ये कहाँ है, तो कहाँ पड़ेगा, ये लखीमपुर खीरी में,
ठीक है, कहाँ पड़ेगा? लखीमपुर खीरी। चलो आगे बात करते हैं हम। ठीक, फिर से हम बात पाते हैं उसी पे ही, जो हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हमें कुल मिलाकर अनुसूचियों में कितने अनुच्छेद पढ़ने हैं भाई? अनुसूचियों में अनुच्छेद पढ़ने हमें, वो सॉरी अनुच्छेद नहीं, संशोधन। 4 तो संशोधन नीचे वाले के पढ़ने और 3 संशोधन हम पढ़ाएंगे 22 भाषाओं में। ठीक है, पहले कितनी थी? 14 थी, फिर 22 होंगी। 14 से 22 कैसे बनी, अभी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं। पहली अनुसूची में है भारतीय संघ के 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश। पहले ये संघ के राज्य अलग थे, 8 थे, फिर 7 थे, ये अलग बातें हैं, हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर सभी राज्यों की चर्चा है। किन की राज्य है? सभी, एक एक को डिटेल लिखी हुई है, कितना किसका एरिया है और कितना किसका कब बना था वो। ठीक है, यहाँ हम नहीं बात करते, हम कहीं और बात करेंगे इनकी, जब आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ तथा राज्य पढ़ाएंगे, वहां पर इनकी बात करेंगे हम। दूसरा आता वेतन एवं भत्ते। तो जितने भी प्राधिकारी हैं वेतन एवं भत्ते, तो दूसरी अनुसूची में क्या हो गया? वेतन भत्ते। तीसरी में शपथ। तो ये क्वेश्चन एक बार याद रख लेना, यहीं पे बता देता हूं। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ है, विभिन्न पदाधिकारी जो हैं उनकी शपथ है। क्वेश्चन ये आया था कि अनुसूची 3 में किसकी शपथ नहीं है? वो राष्ट्रपति। याद रख लेना ये क्वेश्चन। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन इसमें नहीं है, राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन आर्टिकल में है। अब कौन से आर्टिकल में है वो कल कमेंट सेक्शन में लिखोगे, तो कल मैंने जो काम दिए हैं उनको याद रख लेना। कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कितने कब राष्ट्रपति की शपथ का। फिर आता है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। संसद है, भारत की संसद है, संसद के 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग होते हैं साहब सबको पता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। इस राज्यसभा की सीटों का बंटवारा इसमें दे रखा है। SC ST से संबंधित जानकारी है, ऐसा नहीं है, प्रशासन संबंधित जानकारी है। अब यहां पर आता असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए एक कोड है ATM मशीन। ATM मशीन। तो A से हो गया असम, T से हो गया त्रिपुरा, मैं से मेघालय हो गया और मां से मशीन से मिजोरम मान लो। तो ATM मशीन यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। और एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, हम आगे भी पढ़ेंगे कि जितनी भी क्या कहते हैं अनुसूचित जनजातियां हैं उनके क्षेत्र को घोषित करना, उनके प्रशासन को करना या उनके किसी भी मामले का संबंध होता है सीधे राष्ट्रपति से। ना राज्य सरकार से होता है, ना केंद्र सरकार से होता है, सीधे किससे होता है? राष्ट्रपति। जितना भी उसके बीच में, वो हम बताएंगे कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे। तो ये 7वीं अनुसूची, इसमें 3 सूचियां हैं। ठीक है, 3 सूची में कौन सी है? सबसे पहली संघ सूची, संघ सूची, और दूसरी कौन सी है? राज्य सूची, और तीसरी कौन सी है? समवर्ती सूची। अब इनके बारे में हल्का हल्का बता देते हैं कि संघ सूची क्या होती है। संघ सूची क्या होती है? संघ सूची होती है जिसपे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। राज्य सूची क्या होती है? जो ऐसे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है। और संघ सूची, समवर्ती सूची होती है जिसपे कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का ही कानून माना जाता है। तो यह संविधान के किस लक्षण को दिखा रहा है? कोसी फेडरल को। राज्य की सत्ता है, लेकिन अगर जो है क्या कहते हैं कहीं विवाद होगा तो किसको माना जाएगा? केंद्र को माना जाएगा। यह भी कोसी फेडरल को बता रही है समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची में एक विषय आता है शिक्षा। देखा तुमने, सेंट्रल बोर्ड भी है हमारे यहाँ और यूपी बोर्ड भी है, स्टेट बोर्ड भी है, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी हैं, CBSE बोर्ड भी है, ICSE बोर्ड भी है। तो शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का। ठीक है, बाकी हम और बात कर लेंगे इनके बारे में, सूचियों के बारे में। अब हम बात करते हैं 22 भाषाओं के बारे में। अब हम यहाँ से पहले इसको ठीक है, पहले कितनी भाषा थी? 1949 में 14 भाषा थी। टोटल कितनी हो गई? 14 भाषा। वर्तमान में कितनी है?
इसको जरूर याद करवा देता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक संविधान संशोधन होता है 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, 67 में। एक भाषा जोड़ी गई, कौन सी भाषा जोड़ी गई थी भैया? सिंधी। सिंधी तो टोटल कितनी होगी? 15। फिर उसके बाद 71वां 1991 के आसपास हुआ होगा। 1991 में कौन कौन जोड़ी गई? मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। अब कौन बताएगा कि कोंकणी कहाँ की भाषा है? और कोंकणी भाषा है गोवा की। बहुत बढ़िया, ये बात याद रखना। कोंकणी, ये 3 भाषा हो गई। तो साहब यहाँ 14 में कितनी हो गई? 15, और यहाँ कितनी हो गई? 18। ठीक, 14 + 1 15, 15 बराबर 18। अब आता है 92वें संविधान संशोधन। कब हुआ ये? हाँ, ये 2000 के आसपास हुआ होगा, 2003 के आसपास आई थिंक। मैं देख लूँगा और इसको कल सही करा देंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इसमें 4 भाषा जोड़ेंगे। मैथिली, मैथिली कब जोड़ी गई? किसकी है? बिहार की। बोडो, बोडो कहाँ की है? असम की। डोगरी, ये भी असम की है। और संथाली। कितनी हो गई? 4। तो टोटल कितनी हो गई? 18 + 4 बराबर 22। अब समस्या ये आती है, संविधान के संशोधनों को कैसे याद किया जाए। तो देखो भाई, 21 में एक बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक को देख लो। 21 में 71 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 21 में 71 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 92। तो यहाँ अगर प्लस का निशान लगा दूं तो 21 में 71 जोड़कर 92, इसका मतलब 3 ही संशोधन हुए हैं। अब बड़े आराम से याद हो जाएंगे। 21 याद कर लो और 92 याद कर लो, 71 अपने आप निकल आएगा। तो आज तक भाषा में सिर्फ 3 ही संशोधन हुए हैं, 21, 71, 92। अब तो गड़बड़ नहीं होगी। बस ये याद करनी है, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। 14 के बाद सिंधी जोड़ी गई 15वीं, 15वें के बाद 3 और जोड़ी गई 18वीं, और 18वीं के बाद 4 और जोड़ी गई, तो टोटल 22 भाषा हो गई। और 92वें संविधान संशोधन के तहत ही ये काम हुआ। तो 21, 71, 92 ट्रिक अच्छी है, इसको याद रखना। सिर्फ 3 ही संशोधन हुए। अब हम आगे चलते हैं अपने उसी पे ही। कहाँ गई अनुसूचियाँ हमारी? आ गई। ठीक, संपत्ति के बारे में बताया गया 9वीं अनुसूची में। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कोई 8 तक तो थी, तो ये पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई है, याद रखना। कौन से? पहले से। पहला संविधान संशोधन, ठीक है, पहला संविधान संशोधन से जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची, ये साहब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद हमारे देश के एक प्रधानमंत्री बने थे, जिनका नाम था राजीव गांधी, उनके बेटे। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी और उसके तुरंत बाद ही इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। और ये इनकी सरकार की सबसे बड़ी देन थी दल बदल कानून, जिससे काफ़ी हद तक राजनीति में जो दल बदल करते थे उनको जो है क्या कहते हैं, उन पर रोक लगी। अगर कोई व्यक्ति दल से जाके दूसरे दल में चला जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ये बात हम संसद में पढ़ेंगे कैसे दल बदल कानून का लागू होता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है किस संविधान संशोधन जोड़ा गया, तो इसका नाम है 52वां संशोधन। कब? 1985, क्योंकि 84 में इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक, अब आते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत। तो मैं यहां लिखवा देता हूं, अलग से लिख देता हूं। ग्यारहवीं यहां पे लिख देते हैं इसको अलग से। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची है ग्राम पंचायत। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायत की बात की है। तो जब पंचायत पढ़ाएंगे तब इसके बारे में बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता, BL सिंघवी समिति, ये सारी समितियों के बारे में उस दिन डिस्कस करेंगे। तो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत कौन से संविधान संशोधन जोड़ी गई है? 73वें।
संशोधन 1992। ठीक, क्वेश्चन ये आएगा कि 1992 में संशोधन बना, लागू कब हुआ? 1993। तो दोनों चीजों में याद रखना कि बना 1992 में था, लागू ये भी लिख देता हूं, ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत लोगों ने गड़बड़ किया था पैट में पिछली बार। लागू 1993। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, 12वीं अनुसूची। अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पंचायत से। नगर पंचायत किससे संबंधित है? कौन से संविधान संशोधन? 74वें संशोधन। ठीक है, ये भी 1992 में बना था और लागू कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, यहां तक हमने आज संविधान की तीसरी क्लास में हमने यहां तक पढ़ा। ठीक है, बहुत अच्छी क्लास रही होगी, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और आगे जो हम बात करेंगे, एक कुछ स्टैटिक जीके की बात करेंगे आप लोगों के बारे में, कुछ अलग से कुछ टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और साथ में संडे को करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे, जिसमें वीकली करंट अफेयर्स लेंगे, जिसमें 10 या 20 क्वेश्चन मोस्टली पूरे सप्ताह के लेंगे, और 20 क्वेश्चन में उनमें करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो क्लास आगे होगी। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।